माध्यम से आपको जरूर कुछ ऐसा मिलेगा जो आप सोच करके आए हैं। ये आदिवासी परिवार का चिंतन शिविर है। ये बहुत सारी चीजें ध्यान में रख करके चलता है। और आदिवासी परिवार का जन जागरण क्या होता है, इस जन जागरण की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आज तक हमें जो मिलता आ रहा था वो हमें पूरा नहीं मिला। जितना हमारे हक में था, जितना हमारे अधिकार में लिखा हुआ है, जितना हमारे लिए कानून में लिखा है, वो सभी चीजें हमें नहीं मिल रही थी। कहीं ना कहीं ऐसे लोग बीच में बैठे हुए हैं जो सीधे सीधे तरीके से हम तक वो सारी चीजें पहुंचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये चिंतन शिविर करने पड़ रहे हैं, इसलिए ये बैठकें करनी पड़ रही है। सबसे पहले मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से भी आता हूँ और हम ये बहुत सारी चीजें जानेंगे। हर एक डिपार्टमेंट के बारे में हम यूं कहें तो जो चीजें हमें हमारे लिए लिख रखी है, हमारे अधिकार में लिखी हुई है, वो हमें बराबर नहीं मिल पा रही है। इसलिए चिंतन शिविर के माध्यम से अपने आदिवासी लोगों में जन जागृति का काम चल रहा है। अब आदिवासी कौन लोग हैं, सबसे पहले यहीं से क्लियर करते हैं। आदिवासी है क्या? हमको आदिवासी क्यों कहते हैं? आदिवासी यानी कि इस धरती का पहला बीज, पहला मनुष्य जिसने इस धरती पर जन्म लिया वो है आदिवासी। क्योंकि जब इस धरती पर मनुष्य नाम का कोई पहला बीज पड़ा होगा वो होता है आदिवासी, उसे हम आदिवासी कहते हैं। पहले हमको कोई आदिवासी कह देता था तो हमको बुरा लगता था, एक गाली की तरह लगता था कि यार ये मेरे को आदिवासी कैसे कह रहा है, मैं तो पूरा सही दिख रहा हूँ एकदम। क्योंकि अपने दिमाग में एक छवि गलत बनी हुई थी, क्योंकि फिल्मों के माध्यम से या यूं कहें कि किताबों के माध्यम से हमें ऐसा ही दिखाया गया था। हमारे बारे में ऐसा लिखा गया था कि आदिवासी कपड़े नहीं पहनते हैं और भी बहुत सारी चीजें ऐसी गंदी फिल्मों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हमारे को दिखाई गई, जिससे हमको लगने लगा कि आदिवासी कहे तो हमारे लिए ये तो गाली है। लेकिन वो गाली नहीं है, वो सही था। आदिवासी का अर्थ होता है, आदि और वासी दो शब्दों से मिलकर बना है। आदि का मतलब हो गया कि आदि अनादि काल से इस धरती पर रहने वाला प्राणी वो है आदिवासी। यानी कि आदि काल से वो इस धरती पर रह रहा है, इस धरती पर वास कर रहा है, वो आदिवासी है। सही मायने में ये आदिवासी का सही मतलब होता है। अब हम कहते हैं कि आदिवासी जब हमको कहा गया तो हमको आदिवासी क्यों कहा गया? क्योंकि हम आदिवासी का पूरा जो रीति रिवाज होता है, जो संस्कृति है, वो अन्य जाति धर्म से बिल्कुल अलग है। ये ऐसा कानून में लिखा है कि आदिवासी अपनी परंपरा के अनुसार रहता है, उसकी अपनी खुद की अलग परंपरा है, खुद की अपनी वेशभूषा भी है और उसकी रीति रिवाज किसी अन्य धर्म से मेल नहीं खाते हैं। इसलिए अपने को आदिवासी की लिस्ट में रखा। अब आदिवासियों के लिए कानून, ये कहते हैं कि ये पूरा भारत देश है, ये कानून से चलता है, जिसको हम कहते हैं संविधान। संविधान के अंदर आदिवासियों के बारे में लिखा है कि आदिवासी की अपनी बोली है, अपनी परंपरा है और अपनी एक रूढ़ी प्रथा है। ये तीनों चीजें उसमें लिखी है। अगर आदिवासियों का उसकी परंपरा अगर खत्म हो जाती है, उसकी प्रथाएं अगर खत्म हो जाती है, उसकी वेशभूषा अगर खत्म हो जाती है, तो उसको आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाए, ऐसा उस संविधान की किताब में लिखा है। तो ये जन जागरण जो चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि हमें हमारी बोली नहीं छोड़नी है। हम जो बोल रहे हैं उस बोली को नहीं छोड़ना है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये हिंदी कहते हैं, लेकिन अपनी जो भाषा है, आपने जो भाषा है वे भाषा नहीं छोड़नी है। इसलिए ये चिंतन शिविर चल रहे हैं, इसलिए ये महापंचायत करनी पड़ रही है। क्योंकि अगर वो बोली भाषा, वो पहनावा, वो संस्कृति हमने छोड़ दी तो हमें आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा, ऐसा साफ शब्दों में लिखा है। तो कुछ लोग जो होते हैं जो इस चिंतन शिविर तक पहुंचे ही नहीं कभी और बाहर से देख करके चले गए, ऐसे लोग आपको गुमराह भी कर सकते हैं। वाह कटन कटे था फांसरू भी गाली सके कह दिए है कि जाते धर्म परिवर्तित करा दिया है, धर्म बदला दिया है, बटे नहीं जाऊं। ऐसी बातें भी हो सकती है। तो इन सभी चीजों को समझना है
कि कौन अपने समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों को लात मारने की जरूरत होती है। क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही आज तक हमारा समाज गुमराह होता आया है। उन लोगों को पता था, उनको ये पता था कि हमारे लिए संविधान में क्या लिखा है। अगर संविधान की सारी चीजें इन लोगों तक पहुंच गई तो ये लोग हमारे से आगे निकल जाएंगे, इसलिए उन लोगों ने अपने को कभी बताया ही नहीं। मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से आया हूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती है और आ करके चली भी जाती है, अपने लोगों को पता ही नहीं चलता है। क्यों पता नहीं चलता है? क्योंकि सही प्रतिनिधित्व करने वाले लोग वहां पर मौजूद नहीं होते हैं। सही प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हो गया? जो हम जिता करके जिसको बोलते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो आदिवासी परिवार तक वो बात पहुंचाए। लेकिन हरामी दोगले लोग होते हैं जो नहीं पहुंचाते, जो बताते नहीं है कि वहां पर आदिवासियों के लिए ये लिखा है। मेडिकल डिपार्टमेंट की अभी आयुष्मान भारत योजना चल रही है। आयुष्मान भारत योजना में जो व्यक्ति कोई बीमार हो जाता है, लंबी बीमारी से ग्रसित है, 5 लाख तक का बीमा सरकार की तरफ से देय होता है। ये बात किसी ने नहीं बताई होगी अभी तक। लंबी बीमारी से ग्रसित होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती है, किसी लंबी बीमारी से ग्रसित है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का फ्री इलाज वो ले सकता है। भामाशाह योजना चलती है, भामाशाह योजना के माध्यम से 2.5 लाख तक का इलाज फ्री करा सकता है। ऐसी योजनाएं बहुत सारी है। आप जहां पर भी जाते हैं तो आप आयुष्मान भारत योजना के बारे में जरूर पूछें कि कहां किस हॉस्पिटल से हमें ये सुविधाएं मिल सकती है। अभी बहुत सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं और उन राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से भी हमें बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। और आज हम यहाँ पर जब आए हैं, आदिवासी परिवार के मार्फत बहुत सारी चीजें होगी। हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग योजनाएं होती है। तो पहली बात तो ये है कि आदिवासी जब जाता है तो पूरी जानकारी वहां से प्राप्त करने के पहले ही उलझ जाता है। अपने को उलझना नहीं है, क्योंकि अपन यू ठहरेगा यहाँ पर हम बता देंगे कि ये योजनाएं आपकी यहाँ सरकार की तरफ से दी जा रही है, लेकिन हमें अगर सही पता नहीं होगा उस योजना के बारे में, या फिर जिस भी डिपार्टमेंट की होगी उस पूरी योजना के बारे में पता नहीं होगा, तब तक वो हमें सही से पता नहीं चलेगा। क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में गए तो अपन यहाँ से अपने को बताए आदिवासी परिवार के माध्यम से, तो अपन जाके उसको ऐसा नहीं कि दादागिरी से वहां जाकर के बात करने लग जाएं, क्योंकि वो भी एक संविधान के दायरे में ही चलती है सभी चीजें। ऐसा नहीं कि हमको तो आदिवासी परिवार ने वहां पे बताया था कि ये योजनाएं हैं तो आपको बताई नहीं जा रही है तो जाइन बटे लड़ाई कर दो, वो नहीं करूँगा आपको। क्योंकि जब तक अपने को उस चीज के बारे में, उस योजना के बारे में पता नहीं होगा, और उसकी भी एक प्रोसेस होती है, अपन उस डिपार्टमेंट में हर किसी दूसरे कर्मचारी से जाके उलझ जाएंगे तो अपनी गलती होगी। क्योंकि अपने को पहले ये पता होना चाहिए कि कहां पर जाकर किससे बात करनी है, ये पहले पता कर लेना, नहीं तो फिर आदिवासी परिवार का और नाम खराब नहीं करना कहीं पे जाके। तो ये चीज है, आदिवासी परिवार पूरी संवैधानिक तरीके से बात करता है। आदिवासी परिवार में कहते हैं कि उनकी खुद की प्रथाएं होती है, उसके अनुसार ही काम करता है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो जब ग्राम सभा का पावर अपने को पता होगा, ग्राम सभा है क्या इसके बारे में हमें जानकारी होगी, तो जाकर के हम किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ग्राम सभा होती क्या है, उसे क्या बल मिला हुआ है, इसको मैं आपको बताता हूं। जो गांव गणराज्य की जो ग्राम सभा होती है उसमें ये लिखा गया है, उसमें ये बता रखा है कि इस ग्राम सभा को विधि का बल प्राप्त है। मैं अभी आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, संविधान में कर रहा था थोड़ी देर पहले, उस संविधान में ये बात लिखी है कि गांव की जो रूढ़िवादी ग्राम सभा होती है उसको विधि का बल प्राप्त है, यानी कि वो संविधान में जो लिखा है वो ही बल इस ग्राम सभा को भी है। अब गांव में जितने भी लोग हैं उनकी एक कमेटी बनती है, वो कमेटी, उनके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। ऐसे
20 सदस्यों की एक पूरी कमेटी बनती है। उस कमेटी को कहते हैं कि गांव गणराज्य की कमेटी। गांव गणराज्य रूढ़ी प्रथा की वो ग्राम सभा होती है और उसमें उसका फिर कॉपी एसपी ऑफिस में जाती है, जहां भी थाना लगता है वहां जाती है। उनको पता चलता है कि इन लोगों ने गांव गणराज्य की रूढ़िवादी ग्राम सभा बना रखी है। इनके अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दंगा होता है या किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो इन्हीं को निपटाने दिया जाए। पहला अधिकार उस रूढ़िवादी ग्राम सभा का होता है। वो रूढ़िवादी ग्राम सभा है, सारे फैसले वो खुद ले सकती है, इतना पावर है। उसके बाद में अगर वहां भी मामला नहीं सुलझता है तो दूसरे नंबर पे फिर थाना और चौकी आता है। लेकिन हमारे लोगों में ऐसा नहीं है। अपने लोगों में एक दूसरा ने लड़ाई थाई तो वो जाएगा तो हिदोहट जाइने थाना में करी आवे रिपोर्ट। गांव ने कहीं 5 जड़ कोई नहीं हिदोहट थाना में करी आवे जाइने थाना आड़ा कही दिए के रिपोर्ट ना की ते पया लगेगा, पया भी आलवा पड़े। कागज मत लिखी हाल दिए कि हाँ इन्होंने एफआईआर दर्ज थाई की है, खाली कागज आले। बाकी मैं टेक्निकल स्टूडेंट होने के माध्यम से आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि एफआईआर जो होती है, जो रिपोर्ट जो होती है वो ऑनलाइन दर्ज भी हो सकती है, ऑनलाइन भी होती है वो। और दूसरी चीज है कि अगर आप एफआईआर किसी थाने में लेकर के गए, वहां कटाने के लिए गए, तो वहां पर भी उनका एक पोर्टल होता है ऑनलाइन। उसके ऊपर जब तक वो डलती नहीं है तब तक वो आपकी एफआईआर मानी नहीं जाती है। बाकी अगर आपको कागज पे लिख करके बता दिया कि हाँ आपकी रिपोर्ट लिख ली गई है, वो आपकी गलत रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट नहीं कहलाएगी वो। तो इस तरह पहली बात तो हमें हमारे गांव के जो फैसले हैं हमारी ग्राम सभा में ही निपट जाए तो हमें थाने और चौकी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। क्योंकि वहां पर आप जाओगे, किसी की रिपोर्ट दर्ज करा के आ गए, दूसरी पार्टी जाएगी फिर आपके ऊपर दर्ज करा के आ जाएगी, तो पुलिस जो होती है वो बोलेगी कि आपकी रिपोर्ट में इतने जनों के नाम है, एक का नाम काटने का 2000 रुपए लगेगा, 5 जना जाता रहे, मैं 10,000 तेमो जाता रहे। तो वही पैसा अगर अपने समाज के ही अंदर अपन खर्च करेंगे तो अपना समाज कहाँ ऊपर जाएगा। ये चीजें हैं। तो कुल मिलाकर जब तक अपनी रूढ़िवादी ग्राम सभा बनेगी नहीं तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। रूढ़िवादी ग्राम सभा की बहुत पावर होती है, इसको विधि का बल प्राप्त है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। समय के अभाव के कारण मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। देखिए